विद्या, देखिए मैं आपको करवा रही हूँ इग्नू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये EHI 05 हिस्ट्री के हैं। इंडिया फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टू मिड 19th सेंचुरी। ये एक न्यू प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर में आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। ये पहली वीडियो है और आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, व्यूज़ देते हो बट लाइक नहीं करते हो, क्यों? पसंद नहीं आ रही क्या? अगर नहीं पसंद आ रही या क्या नहीं पसंद आ रहा, क्या चेंज करूं, उसमें एक बार आप मेरे को थोड़ा सा कमेंट में बताओ सो दैट मैं इम्प्रूव कर पाऊंगी अपने आप। ठीक है, बस इतना कर दो, लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो, जो भी बात है मुझे बता दिया करो। ठीक है, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप ये भी मुझे बता दिया करो, मैं उस वीडियो को बना दूंगी। अब इसमें जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्वेश्चन, ये देखिए कब आया हुआ है, आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 का क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। और अगर आप इग्नू के सच्चे स्टूडेंट है ना, तो आपको ये पता होगा कि जो इग्नू है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 1 यानी कि 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रही हूँ। डिस्कस द कंसिक्वेंसेस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये आपको, भले आपको अभी तक कुछ भी ना पता हो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में, 1857 के बारे में, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो में आप सब जान जाएंगे और 20 मार्क्स में जब ये आएगा ना, आपको बहुत ज्यादा नंबर मिलेंगे। इस क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि अब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर ये एग्जाम में आए, वैसे ये आया था 20 मार्क्स में, क्या पता अब ये 12 मार्क्स में आ जाए या 6 नंबर में आ जाए या जितने में भी आ जाए या 20 में ही आ जाए, आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए। वीडियो को एंड तक देखना, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से बता रखा है, डिस्कस कर रखा है अच्छे से। एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आप अपने हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दीजिएगा। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि देखिए कि जो ये द इंडियन रिबेलियन है, जो हम हिंदुस्तानी कहते हैं 1857, ये एक मेजर बट अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल अपराइजिंग थी इंडिया के अंदर, जो 1857 में और 58 के बीच में हुई थी, अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी which functioned as sovereign power on behalf of British Crown। तो इसका क्या मतलब है? देखो ये मतलब है इसका कि ये बहुत बड़ी तो लड़ाई थी, मेजर थी, बट फिर भी ये अनसक्सेसफुल थी। हम ये भी जानेंगे कि क्यों अनसक्सेसफुल थी। ओके, अब ये एक अपराइजिंग हुई थी, विरोध हुआ था, रिवोल्ट हुआ था। किसके विरोध में हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए। अब ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी, लेकिन काम किसके लिए कर रही थी? ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन, जो वहां पर उनकी रानी बैठी थी ब्रिटिश की, उसके बिहाफ पे कर रही थी। The rebellion began on 10 May 1857 in the form of mutiny of sepoys of the company's army in the garrison town of Meerut। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है, लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पे। दैट एरिया इज नाउ ओल्ड दिल्ली। It then erupted into other mutinies and civilian rebellions, chiefly in the upper Gangetic Plain and central India, though incidents of revolt also occurred further north and east। क्या मतलब है? तो दरअसल 10 मई 1857 में एज अ म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी ये अपराइजिंग। अब ये म्यूटिनी क्या होती? सिपॉइज, तो सिपाहियों की इंग्लिश आप समझ लीजिए, सिपॉइज बोला जा रहा है, जो अपने ही बहुत सारे इंडियन सैनिक भर्ती थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर, उन लोगों ने विरोध कर दिया था, अपने ऑफिसर्स की बात को मानने से इनकार कर दिया था। और उसी को जब अगेंस्ट जाते हैं सिपॉइज या बात को मानने से इनकार करते हैं, तो उसको हम म्यूटिनी कहते हैं। तो उसने क्या करा था, जिन सिपॉइज ने मना कर दिया था, विरोध कर दिया था। कहां पर? मेरठ में। अब मेरठ कहाँ है? तो सबसे 64 किलोमीटर दूरी पर है दिल्ली से। अब ये पुरानी दिल्ली के हिस्से में आता है और धीरे धीरे सिर्फ ये सिपाही की म्यूटिनी जो कि मेरठ में हुई थी, बाकी सिपाहियों को भी पता पड़ गया हिंदुस्तानी, और उन्होंने भी म्यूटिनी कर दी। और ये पूरी जो विरोध था गैंगेटिक प्लेन यानी गंगा के आसपास के इलाकों में और सेंट्रल इंडिया वाले इलाकों में फैल गई।
कुछ दूर तक नॉर्थ और ईस्ट में भी फैल गई, बिहार रीजन में। The rebellion posed a considerable threat to British power in that region and was contained only with the rebels' defeat in Gwalior on 20 June 1858। अब देखो, पहली बार इतनी खतरनाक तरीके से रेबेलियन हुआ था तो ब्रिटिशर्स भी थोड़ा डर गए थे कि अरे ये क्या हो गया, ये लोग भी विद्रोह कर सकते हैं क्या। और फिर आगे जाके ग्वालियर में इस विद्रोह को डिफीट किया गया था 20 जून 1858 में। On 1 November 1858, the British granted amnesty to all rebels not involved in murder, though they did not declare the hostilities to have formally ended until 8 July 1859। 1 नवंबर को क्या बोला था इन लोगों ने 1858 में कि हम माफी दे देंगे उन सारे रिवॉल्ट्स को जिन्होंने मर्डर वगैरह नहीं किया था। Its name is contested and it is variously described as Sepoy Mutiny, the Indian Mutiny, the Great Rebellion, the Revolt of 1857, the Indian Insurrection, and the First War of Independence। तो ये कोई भी नाम आ जाए ना क्वेश्चन में, चाहे सिपाही म्यूटिनी हो या फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो, कोई भी नाम आ जाए ना और डिस्कस करने बोल दिया जाए कंसिक्वेंसेस, तो आंसर आपको वही लिखना है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आगे देखते हैं कि म्यूटिनी हुई क्यों थी, रिवॉल्ट हुआ क्यों था, विरोध क्यों हुए थे, वो देखते हैं। कुछ राजनीतिक कॉज थे, पॉलिटिकल कॉज थे, है ना, कुछ ऐसे इश्यूज थे, कुछ सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी, कुछ इकोनॉमिक कॉज भी थे कि पैसे नहीं मिलते थे सिपाहीज को ज़्यादा अच्छे, मिलिट्री कॉज भी थे, मिलिट्री में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, और कुछ कॉज ऐसे थे जो इमीडिएट थे, मतलब इनको तो कई वर्षों से सह रहे थे, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और मिलिट्री कॉजेस को तो लोग के अंदर में था लेकिन वो सह रहे थे। लेकिन कुछ कॉज ऐसे थे, इमीडिएट कॉज ऐसे हो गए कि उनकी सारी सहनशीलता एक साइड हो गई और उन्होंने कहा अब बस चलो रिवॉल्ट करते हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉज क्या था। पॉलिटिकल कॉज था ब्रिटिश की पॉलिसी, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की, एक्सपेंशन करने की। The political cause of the revolt were the British policy of expansion through the doctrine of lapse and the direct annexation। आपको पता है ये दो पॉलिसी लेके आए थे ब्रिटिश लोग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड डायरेक्ट एनेक्सेशन, मतलब किसी के भी साम्राज्य पे कब्जा कर लेना। इसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे इंडियन रूरल्स थे, साम्राज्य थे, उनकी फैमिली तितर बितर हो गई, है ना, और उनका पूरा साम्राज्य ब्रिटिश लोगों ने हड़प लिया। तो इनसे भी काफी लोग नाराज हो गए थे। अब कौन कौन थे पॉलिटिकल कॉज का शिकार, कौन कौन थे, तो रानी लक्ष्मीबाई, कौन नहीं जानती। अब इन लोगों ने ऐसी पॉलिसी लेके आई थी कि अगर किसी राजा का बेटा नहीं होगा, सगा बेटा होना चाहिए, तो उनका सारा साम्राज्य हमारा हो जाएगा। मतलब कि अब यहाँ रानी लक्ष्मीबाई का खुद का बेटा नहीं हुआ, उनने एक सन को अडॉप्ट किया था, ठीक है, कि अब ये झांसी के सिंहासन पे बैठेगा, लेकिन अंग्रेजों ने बोला था कि आपका असली वारिस होना चाहिए, खुद का बच्चा होना चाहिए। तो इसलिए रानी लक्ष्मीबाई से फिर लड़ाई हुई। उसके बाद इसी प्रकार सतारा, नागपुर, झांसी जो रानी लक्ष्मीबाई की थी, इनको हड़प लिया गया। जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर, इनको भी कब्जे में ले लिया गया। और तो फिर और लॉर्ड डलहौजी ने अवध पे भी कब्जा कर लिया, ये बोलकर कि जो अवध के नवाब हैं वो ढंग से शासन नहीं कर रहे हैं और हम अच्छे से शासन करेंगे, आप लोगों को काम देंगे, रोजगार देंगे, वही सब वादे वगैरह करके इन्होंने अवध को भी कब्जे में ले लिया। तो ये सारे लोग गुस्सा हो गए ब्रिटिश से, और होना भी चाहिए। तो ये थे पॉलिटिकल कॉज। देखिए सोशल और रिलीजियस कॉज क्या होंगे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंडिया में बढ़ रही थी और हमारी जो सोसाइटी के थोड़े से ऑर्थोडॉक्स पीपल होते हैं, जो रूढ़िवादी होते हैं, उनको, कंजर्वेटिव लोग होते हैं, उनको ये पसंद नहीं आ रहा था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारे यहाँ हावी हो जाए, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो,
वेस्टर्न सिविलाइजेशन पसंद नहीं आ रही थी। An act in 1850 changed the Hindu law of inheritance, enabling a Hindu who had converted into Christianity to inherit his ancestral properties. अब 1850 में एक एक्ट भी आया था, बड़ा बेकार सा था, कि जो भी हिंदू क्रिश्चियन बन जाएगा उसको अपनी जो पुराने उसके एंसेस्टर थे, वंशज थे ना, उन प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। तो बहुत सारे हिंदुओं ने ऐसा नहीं किया, लेकिन कुछ हिंदुओं ने अपनी जमीन के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, बन गए वो क्रिश्चियन। अब क्या करें, इतना दबाव भी बना दिया था ब्रिटिश लोगों ने, खाने के वांदे आ गए थे। The people were convinced that the government was planning to convert Indians to Christianity. और धीरे धीरे ये बात ना आग की तरह फैल गई। कुछ लोग झुकना मंजूर करते हैं, पर हर व्यक्ति को आप पैसे के दम पे, पावर के दम पे, जमीन के दम पे झुका नहीं सकते। बहुत सारे हिंदूस खड़े हो गए और ये बात आग की तरह फैल गई कि हम हिंदुस्तानी लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। बहुत सारी प्रैक्टिस थी, सती प्रथा, बच्चों को गर्भ में ही मार देना, है ना, विधवा लोगों की दोबारा शादी ना होने देना। अब क्या हो रहा था कि ये चीजें चलती आ रही थी, ये चीजें ब्रिटिश लोगों ने खत्म करवाई, लेकिन पूरी तरीके से आप सिर्फ ब्रिटिश लोगों का नहीं बोल सकते हो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय जी, ऐसे बहुत सारे स्कॉलर हुए हैं जिन्होंने सती प्रथा, विडो रीमैरिज को लेके काम किया। तो वो खुद भी तो इंडियंस थे, लेकिन हाँ ये बात सच है कि कुछ इंडियंस ऐसे थे जो सती प्रथा और इनको प्रमोट करते थे, और उस टाइम पे तो ज्यादातर लोग ऐसे ही थे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश ने इन सब एक्ट्स को लेके आए कि सती को रोको, विडो रीमैरिज को रोको। कहीं कहीं उनका कुछ काम अच्छा भी था, लेकिन ये काम अच्छा रूढ़िवादी लोगों को पसंद नहीं आ रहा था कि ये तो हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर है उसको बिगाड़ डाल रहे हैं, ठीक है। वेस्टर्न मेथड्स एजुकेशन के आ गए थे अब, तो जो हिंदू और मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स लोग हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम गुरुकुल में पढ़ाते हैं, हम मदरसे में पढ़ाते हैं, और ये अपनी अलग ही वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं, बोल रहे हैं लड़कियों को भी पढ़ाओ। ये क्या बात हो गई। तो इस सब की वजह से क्या हो गया था कि लोगों के मन में गुस्सा आ गया था, और तो और रेलवे और टेलीग्राफ की जो लाइनें बिछाना स्टार्ट कर दिया था, तो उसमें जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनको ये लग रहा था कि क्या हो रहा है, शक हो रहा था उनके दिमाग में। ये सारे थे सोशल और रिलीजियस कॉज। अब बात कर ली जाए इकोनॉमिक कॉज की, तो रूरल एरिया में जो गरीब किसान थे, जमींदार थे, ये भी काफी गुस्सा हो गए थे। स्टार्टिंग में जमींदारों ने ब्रिटिश लोगों का साथ दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, इतना ज्यादा टैक्स था, ऐसे ऐसे मेथड्स यूज करती थी कंपनी के जमींदारों पे भी कुछ नहीं बचता था। पीजेंट तो पहले से ही पिसे हुए थे, अब जमींदार भी पिसने लग गए। तो ये सब के अंदर ना गुस्सा आ गया, जमींदारों के अंदर भी गुस्सा आ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके। Many among these groups were unable to meet the heavy revenue demands and repay their loans to moneylenders, eventually losing the lands that they had held for generations. Large number of sepoys belonged to peasantry class and had family ties in villages, so grievances of peasants also affected them. अब जैसा कि हमने पहले देखा कि सिपाही म्यूटिनी हुई थी, ऐसा ब्रिटिश लोग कहते हैं, सिपाहियों ने विद्रोह किया था, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी था, उनके घर परिवार में खेती हुआ करती थी, और अपने घर की ऐसी हालत देखकर कि ब्रिटिश लोग उनको खून चूस रहे हैं, रेवेन्यू के ऐसे ऐसे मेथड लेके आ रहे हैं, फसल का कुछ भी बच नहीं रहा घर वालों के पास, तो ये इसके प्रति भी दुख और गुस्सा था इन सिपाहियों के मन में। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आई, क्योंकि पहले आ गई थी हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड के अंदर, तो और ज्यादा बर्बादी हो गई इंडिया में। अब इंडिया की गुड्स नहीं बिक रही थी, है ना, तो इंडिया की इकोनॉमी की ऐसी तैसी करके डाल दी ब्रिटिशर्स ने। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी, है ना, जो लोग हाथ से मेहनत करके बनाए करते थे, वो कॉम्पीट नहीं कर पा रही थी, कंपटीशन नहीं दे पा रही थी मशीन से बने हुए सामान को ब्रिटेन के, तो हमारी इकोनॉमी भी ठप पड़ती जा रही थी, लोगों का रोजगार जा रहा था। तो इस सब की वजह से, इकोनॉमिक कॉजेस की वजह से भी लोगों के अंदर आक्रोश था। अब देखिए मिलिट्री कॉज जो हुई थी 1857 की म्यूटिनी। Indian sepoys found more than 87% of British troops in India but were considered inferior to British soldiers.
अगर आप बात करें जाए ब्रिटिश आर्मी की तो 87% कितना बड़ा हिस्सा है। इसका मतलब ये कि अगर ब्रिटिश आर्मी में 100 लोग हैं तो उसमें से 87 भारतीय हैं, लेकिन फिर भी इनको नीचा देखा जाता था, इनको नीचा देखा जाता था और ब्रिटिश लोगों को महान दिखाया जाता था। ब्रिटिश सोल्जर्स को इनसे ऊपर की रैंक में रखा जाता था और हमेशा भारतीय लोगों को छोटी रैंक दी जाती थी, ठीक है। और अपने घर से काफी दूर पे इनको रखा जाता था, तैनात किया जाता था। In 1856, Lord Canning issued the General Service Enlistment Act, which requires that the sepoy must be ready to serve even in British land across the sea. अब एक ऐसा एक्ट लेके आ गया था ये लॉर्ड कैनिंग 1856 में कि इसमें लिखा था कि अगर सिपाहियों की आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको ब्रिटेन भी जाना पड़ेगा, मतलब सी पार करके भी अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाना पड़ेगा। इससे लोग खुश नहीं थे, ठीक है। अब देखिए कि इमीडिएट कॉज क्या थे, क्योंकि बाकी चीजों को तो लोग इतने दिन से सुनते आ रहे थे, सह रहे थे, लेकिन ऐसा अचानक ऐसा क्या हो गया कि इमीडिएट कॉज हो गया कि फिर ये विरोध हो गया। अब देखो, The revolt of 1857 eventually broke out over the incident of greased cartridge. Greased cartridges के ऊपर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। अब क्या प्रॉब्लम थी? A rumor spread that cartridges of the new Enfield rifles were greased with the fats of cow and pigs. Before loading these rifles, the sepoy had to bite off the paper on the cartridge. Both Hindu and Muslim sepoys refused to use them. अब ऐसी एक बात फैली कि ये जो कार्टेजेस बनी हुई हैं ये गाय और सुअर, पिग के फैट से बनी हुई हैं और इनको यूज करने से पहले इनको मुंह से छीलना पड़ता है, काटना पड़ता है इनके पेपर को मुंह से। तो अब हिंदू लोगों को प्रॉब्लम थी गाय के फैट से और मुस्लिम लोगों को प्रॉब्लम हो गई पिग के फैट से, है ना। भावनाएं आहत हो गई इनकी धार्मिक, तो इन्होंने मना कर दिया कि हम यूज नहीं करेंगे इनको, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग क्या करा उन्होंने कि इस प्रॉब्लम को सही करने की बात करी और बोला कि ऑफेंडिंग कैट्रिज वर विड्रॉन बट द डैमेज हैड ऑलरेडी बीन डन, देयर वर अनरेस्ट इन सेवरल प्लेसेस। उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा हम कुछ करते हैं, लेकिन उससे पहले ही दंगे हो चुके थे बहुत सारी जगह में। इन मार्च 1857 मंगल पांडे, बरकपुर में ये एक सिपाही थे मंगल पांडे, इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इस कार्ट्रिज को यूज नहीं करूंगा और अपने सीनियर ऑफिसर पे अटैक कर दिया और इस वजह से उनको मृत्यु दंड दिया गया था। डेथ पनिशमेंट दी गई थी 8 अप्रैल को और 9 मई को 85 सोल्जर्स ने मेरठ, जो कि मेरठ के थे, रिफ्यूज कर दिया कि हम भी इस न्यू राइफल को यूज नहीं करेंगे और इन सबको भी 10 साल की सजा सुना दी गई। अब इस सब से गुस्सा क्यों नहीं आएगा, इतना बड़ा हादसा हो गया, मना कर रहा है कोई कि हमारी धार्मिक भावना आहत हो रही है और उस पर तुम फांसी दे रहे हो, क्योंकि जबरदस्ती कर रहा था ऑफिसर मंगल पांडे से, नहीं तुम्हें यूज करना पड़ेगा। फिर जो यूज करने के मना कर रहे हो उन्हें तुमने 10 साल के लिए जेल में डाल दिया। तो ये बात ना आग की तरह फैल गई लोगों में। तो ये था इमीडिएट कॉज जिसकी वजह से सारी लड़ाइयां हुई। देखो इस रिवॉल्ट में किस किस लोगों ने हिस्सा ले लिया। तो पहले देखेंगे किस जगह पे रिवॉल्ट हुआ, फिर वहां से लीडर कौन था और कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने हमारे इस रिवॉल्ट को दबा दिया, क्योंकि अल्टीमेटली हम इस रिवॉल्ट में हार गए थे। तो दिल्ली से थे बहादुर शाह सेकंड, ये बहादुर शाह सेकंड मुगल डायनेस्टी के थे, ठीक है। और इनको करा था जॉन निकोलसन ने, मतलब इनके जो रिवॉल्ट को जॉन निकोलसन ने दबाया था। लखनऊ बेगम हजरत महल लीड कर रही थी, यहाँ से हेनरी लॉरेंस ने दबाया। कानपुर में नाना साहेब थे, ये वही थे लक्ष्मीबाई वाले नाना साहेब, इनको सर कॉलिन कैंपबेल ने दबाया रिवॉल्ट को इनके। झांसी और ग्वालियर में थे लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे, यहाँ पे थे जनरल ह्यू ग्रॉस। अब देखिए बरेली से थे खान बहादुर खान, सर कॉलिन कैंपबेल, यही
जिसने कानपुर में किया उसने ही किया यहाँ पर रिवॉल्ट को खत्म। इलाहाबाद और बनारस की बात करी जाए तो यहाँ पे थे मौलवी लियाकत अली, यहाँ पर कर्नल थे वंसल। बिहार में थे कुंवर सिंह, विलियम टेलर ने दबाया इनके रिवॉल्ट को। कुंवर सिंह एक पता है कौन थे, जमींदार ही थे। रानी लक्ष्मीबाई एक महारानी थी। तो यहाँ पर हर तरह का व्यक्ति हमें देखने को मिल रहा है। सिपॉय म्यूटिनी तो थी ये, उनसे स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब आगे चल के इसमें रानी, कहीं के नवाब, कहीं के जमींदार सब इकट्ठा हो चुके थे। अब हम क्यों हार गए, क्यों हमारा ये रिवॉल्ट एज अ फेलियर सिद्ध हुआ? क्योंकि कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, प्लानिंग नहीं थी, और हर काम को करने से पहले प्लानिंग चाहिए, इसलिए हम हार गए। ठीक है, और लोकलाइज स्तर पे था, बड़े स्तर पे नहीं था। काम नॉर्थ इंडिया में हो रहा था, साउथ में तो उस बारे में कुछ पता भी नहीं चला था लोगों को, ना वो लोग इंक्लूड हो रहे थे इसमें। तो सब एकजुट होकर नहीं कर रहे थे, मास सपोर्ट नहीं था, और ये भी नहीं पता था कि क्लियर लीडर कौन है इस रिवॉल्ट का, जो कि पता होना चाहिए। सब अपने अपने तरीके से डिसीजन ले रहे थे, कोई किसी एरिया में डिसीजन, कोई किसी में, जबकि इस तरह के रिवॉल्ट्स में हमें एकजुट होके एक आदमी के नीचे काम करना हो ताकि हम कोऑर्डिनेट कर पाए। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी थी। ठीक है, कोई कॉमन आइडियल नहीं था सिपॉइज के बीच में, और जो रूलिंग प्रिंसेस थे, जो अपने अपने इलाकों में दूसरे राजे रजवाड़े थे जिन पर अभी कब्जा नहीं किया था ब्रिटिश लोगों में, तो उन लोग कोई सपोर्ट नहीं दे रहे थे कि भाई हमें तो ब्रिटिश परेशान कर नहीं रहे हैं, हम क्यों सपोर्ट करें। यही सारी प्रॉब्लम रही है कि यूनिटी नहीं रही इंडिया में, और इसीलिए हम पे इतने टाइम तक ब्रिटिश लोगों ने राज किया। तो ये थे कॉजेस जिसकी वजह से हम लोग हार गए। अब देखिए रिजल्ट्स क्या आते हैं फिर इस रिवॉल्ट के। अब ये सब तो हो गया, तुमने कर लिया अपने मन का, फिर तुम हार भी गए, अब रिजल्ट क्या होगा? अब कुछ तो करेंगे ना ये ब्रिटिश लोग। तो एंड कर दिया इन्होंने कंपनी रूल। वो कंपनी को बोला कि भाई तुम में इतना दम नहीं है, ऐसा रिवॉल्ट हो गया, चलो अभी तो दबा लिया, आगे रिवॉल्ट हुआ तो इंडिया हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए कंपनी जो रूल करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके रूल को खत्म कर दिया, और आ गया डायरेक्ट रूल ब्रिटिश क्राउन का। मतलब अब ब्रिटिश सरकार देखेगी डायरेक्ट। ठीक है, और इसको कब अनाउंस किया गया था? इसको अनाउंस किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा दरबार इन इलाहाबाद में, और इसको इशू कर दिया गया था 1 नवंबर 1858 से रानी के नाम में, इन द नेम ऑफ क्वीन। अब रानी की सरकार होगी। रानी कौन थी? क्वीन विक्टोरिया थी। ठीक है, और क्या बोला गया कि रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए। ब्रिटिश ये समझ गए थे कि अगर हम इनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इंडिया को हम दबा नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की बात करी कि अब हम हिंदू मुस्लिम वाले चक्करों में नहीं पड़ेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस लाए। अभी तक जो गवर्नर जनरल ऑफिस होता था उसको वाइसराय में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और जो भी रूलर्स थे जो गुस्सा हो गए थे उन सबको मतलब कि उनके अधिकार दिए गए रूलर्स के। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट आई थी जिससे रानी लक्ष्मीबाई और ये सब परेशान थे कि लीगल बच्चा ही होना चाहिए, ये सब हटा दिया गया था। अब अगर आप बच्चे को गोद लोगे उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया था आपके सगे बच्चे की तरह। ठीक है, और मिलिट्री का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। जो पहले देखा जाता था कि 87% इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे, अब उनकी संख्या कम कर दी, और ब्रिटिश आर्मी में ब्रिटिश लोगों की भर्ती ज्यादा कर दी ताकि अब ऐसा दोबारा ना हो पाए। मैंने आपको सब बता दिया, लेकिन लिखने का तरीका ऐसे ही रखना जैसे मैंने आपको बताया। पहले इंट्रोडक्शन देना, फिर कॉजेस लिखना कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इमीडिएट, ये सारी चीजें बताना, फिर ये भी बताना कि हम क्यों हार गए, और हम हार गए तो उसके बाद रिजल्ट क्या निकला रिवॉल्ट का। ये सारी चीजें बताओगे तो देख लेना वो कितने अच्छे नंबर मिलेंगे। और बहुत ईजी भी है, इसमें आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, कुछ बस नाम रट लो, बाकी तो आप बता सकते हो ना कि ब्रिटिश की बुराई करनी है आपको, उनने ऐसा किया वैसा किया, और ये तो हम जानते हैं उन्होंने कैसा कैसा किया। तो इसको आप लिख लो, 1-2 पॉइंट्स देख लो और बाकी अपने मन से लिख देना, टेंशन की कोई बात नहीं। हेडिंग्स में लिख के आओगे तो नंबर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब क्या करना है, लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो, मुझे भी खुशी होगी, और मैं नई वीडियो लेके आऊंगी, किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट में बता दो।
नाउ बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पेपर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।